Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो रेमेडियल ग्रामर के लिए है। आज का टॉपिक है वेदर और इफ़। इस टॉपिक में कैसे हम समझ सकते हैं, एक टेबल मैंने यहाँ बनाया है ईज़िली समझने के लिए। इस टेबल में देखिए कि एक तरफ दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक इंट्रोगेटिव है और एक नेगेटिव है। डू यू नो एंड दूसरा सेंटेंस है आई डोंट नो। लास्ट में वर्ब क्या है? नो। इस वर्ब के बाद फिर यहाँ इफ़ और वेदर है। इनमें से कोई एक वर्ड हमको लेना है एंड देन इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। तो इन सेंटेंसेस को जैसा कि पहले 5th, 6th, 7th, 8th की बुक्स में, 9th की बुक्स में हम ये इनको ऐसी टेबल्स में से हम सेंटेंसेस को लेते आए हैं एंड बनाते आए हैं। तो इसी तरह से इन सेंटेंसेस को हमको यहाँ पर बनाना है। अगर इनको हम बना लेते हैं तो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरह से हमको वेदर का यूज़ करना आ जाता है। देखिए तो क्या सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस हैं डू यू नो इफ़ रवि इज़ एट होम। यहाँ एक सेंटेंस मैंने बनाया हुआ भी है। डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो वेदर, वेदर रवि इज़ एट होम, रवि इज़ एट होम। यहाँ पर अगर हिंदी में कहें तो क्या तुम जानते हो कि क्या रवि घर पर है, ऐसा मीनिंग इसका निकलता है कि क्या रवि घर पर है, या क्या तुम जानते हो कि रवि घर पर है या नहीं। ये भी या नहीं यहाँ इनडायरेक्टली होता है, चाहे तुम लास्ट में लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखते नहीं है। लेकिन उसके लिखे बगैर ही वेदर से हमको पता चलता है या नहीं, कि या नहीं, ये सेंस वेदर से ही हमको पता चलता है। तो डू यू नो वेदर रवि इज़ एट होम, राइट। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी मैंने यूज़ किया है आई डोंट नो वेदर, और इफ़ में से मैंने वेदर लिया है, वेदर रवि इज़ एट होम। तो ये दोनों दो सेंटेंसेस मैंने यूज़ किए हैं। डू यू नो वेदर रवि इज़ एट होम, आई डोंट नो वेदर रवि इज़ एट होम। इसी तरह से पहले इस टेबल के सेंटेंसेस को आप जो लोग भी, जो बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस टेबल में जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए और उन सेंटेंसेस को लिखने की कोशिश करिए। हालांकि एक बार आपके लिए मैं इन सेंटेंसेस को पढ़ रहा हूँ। कौन कौन से सेंटेंसेस बनेंगे? डू यू नो वेदर रवि इज़ एट होम, डू यू नो वेदर और इफ they've got a car, they've got a car, they've got a car, do you know whether or if he can help us, do you know if or whether Tina smokes, do you know if or whether Tina smokes, do you know if or whether anybody saw me। एंड इसी तरह से इन द सेम वे आई डोंट नो वेदर रवि इज़ एट होम, आई डोंट नो वेदर रवि इज़ एट होम, आई डोंट नो वेदर they've got a car, आई डोंट नो वेदर they've got a car। नेक्स्ट, आई डोंट नो वेदर he can help us, आई डोंट नो वेदर he can help us, he can help us, I don't know whether Tina smokes, I don't know whether or if Tina smokes, I don't know whether or if anybody saw me। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या किसी ने मुझे देखा अथवा नहीं। मैं नहीं जानता हूँ। डू यू नो वेदर they've got a car, क्या तुम जानते हो कि क्या उनके पास कार है या नहीं। डू यू नो वेदर ही कैन हेल्प अस, क्या तुम जानते हो कि क्या वो हमारी मदद कर सकता है कि नहीं।
तो नो या इसी तरह की दूसरी वर्ब्स के साथ अगर यहाँ पर की अंग्रेजी आपको लगाना है तो आप वेदर लगा करके या इफ़ लगा करके ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से आप मतलब वर्ब के बाद यहाँ इफ़ और वेदर लगा करके ये इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब प्लस या ऑब्जेक्ट तो नहीं लेकिन सब्जेक्ट वर्ब फिर उसका वर्ब के साथ जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट है, फ्रेज है या ऑब्जेक्ट है, जो भी कुछ है, ही कैन हेल्प अस तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टीना स्मोक्स या अगर कुछ लिखा जाए सिगरेट बीड़ी वगैरह वगैरह तो यह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस फॉर्म किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। प्लीज़ नोटिस इन द सेम वे यही बात हम दूसरी तरह से यहाँ कह रहे हैं। यूज इफ और वेदर इफ अ सेंटेंस इफ ए यहाँ सेंटेंस लिखना था लेकिन सेंटेंस लिखा है। इफ ए सेंटेंस, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन ऑक्सिलरी वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच, वहाँ 2 बार डायरेक्ट लिख दिया है तो इसको एक को हम खत्म कर देते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच इसको हम हटा देते हैं। तो use if or whether if a sentence starts with an auxiliary verb in direct speech, यानी इस रूल के मुताबिक अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस, फिर से सुनिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच में, तब हमको क्या वेदर और इफ हमको यूज whether or use if or whether if a sentence starts with an auxiliary verb in direct speech। अगर किसी डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हमको वहाँ पर if और whether लगा करके सेंटेंस को सिंपल बना देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो डिड एनीबडी सी मी, डू यू नो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो डिड, डू यू नो डिड एनीबडी सी मी, तो यहाँ डिड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब से यह सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डिड एनीबडी सी मी, क्या किसी ने मुझे देखा था। सो ये सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज ये सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इफ और वेदर, डिड को हम इफ और वेदर में चेंज करके इसको हम सिंपल बना देंगे। अब चूंकि ये डिड क्या है, डिड है पास्ट में है तो डिड तो हमने हटा दिया, वेदर और इफ लगा दिया। दोनों में से कोई एक चुनेंगे, मैंने दोनों लिख दिया है ऑप्शन आपको बताने के लिए। तो इसलिए डिड के जगह पर जब डिड नहीं होगा तो सी किस में हो जाएगा, सी विल बी चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस, मीन्स सॉ हो जाएगा ये। तो इस तरह से देखिए, डू यू नो इफ और वेदर एनीबडी सॉ मी, तो ऊपर वाला सेंटेंस डू यू नो इफ एनीबडी सॉ मी, एनीबडी सॉ मी, ये वाला सेंटेंस यहाँ आ गया। सो डू यू नो इफ और वेदर एनीबडी सॉ मी। इन द सेम वे शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू नो कैन यू स्पीक इंग्लिश। ये तो ये डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच, हालांकि वांटेड टू नो यहाँ नहीं आता है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। यहाँ सैड करके ऐसे वर्ब आना चाहिए थी, ऐसे डायरेक्ट वांटेड टू नहीं लिखते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ लिख दिया है। शी वांटेड टू नो कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो ये सेंटेंस देखिए ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज यहाँ ये सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए कैन के स्थान पर या जगह पर हम क्या लिख देंगे, वेदर और इफ, वेदर और इफ। जैसे यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं वेदर और इफ, इसी तरह से हम यहाँ लिख देंगे वेदर और इफ। सो शी वांटेड टू नो वेदर और इफ आई। अब ये कैन यहाँ क्या है, वांटेड रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी हम पास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, तो यहाँ कैन किस में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट यानी कुड में आ जाएगा। सो शी वांटेड टू नो वेदर और इफ आई कुड स्पीक इंग्लिश। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए अगर वे
डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस में हम इफ और वेदर लगाकर उनको सिंपल सेंटेंसेस बना देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उनको चेंज कर देते हैं। तो दिस इज द अनदर यूज ऑफ वेदर और इफ। यहां देखिए, शी सेड डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। शी सेड डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। यहां यह सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? डू से स्टार्ट हुआ है। डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसलिए डू से स्टार्ट हुआ है जब ये सेंटेंस। अब इसको ये किस में इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, एंड हियर टू दिस इज एन इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड, और यहाँ डू की जगह क्या हो जाएगा? इफ और वेदर, एंड डू किस में चला जाएगा? डू हट जाएगा यहाँ से, एंड ये चूंकि ये पास्ट में है इसलिए ये सेंटेंस, ये वर्ब किस में हो जाएगी? ये भी पास्ट में हो जाएगी। तो इसलिए पास्ट में हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। तो इसलिए क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड इफ और वेदर आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस। शी आस्क्ड इफ आई हैड और वेदर आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस। इन दिस वे यू विल सी। इसको आप खुद करिए, हालांकि मैं पढ़ देता हूं आपको। शी सेड आर यू ग्लैड टू बी बैक। शी सेड आर यू ग्लैड टू बी बैक, तो क्या हो जाएगा? शी सेड इफ आई वॉज ग्लैड टू बी बैक। शी आस्क्ड if I was glad to be back. She asked if I was glad to be back. ये हो जाएगा, या whether I was glad to be back, whether I was glad to be back. She asked if I was या whether I was glad to be back. ये इस सेंटेंस का हो जाएगा। And the same way there are some more sentences, two more sentences here. दो और sentences लिखे हुए। He said, do you have any plans? He said, डू यू हैव एनी प्लान्स। डू यू हैव एनी प्लान्स। अब इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? देखिए, ये डू से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब हटा दी जाएगी, ये पास्ट में है तो इसलिए ये वर्ब भी किस में हो जाएगी? पास्ट में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी प्लान्स। ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी प्लान्स, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से ही सेड कैन यू लेंड मी सम मनी, तो ही आस्क्ड इफ आई कोड लैंड हिम सम मनी, क्योंकि यह सैड है तो सैड में कैन का कोड हो जाएगा। इफ आई कोड लैंड हिम सम मनी, ही आस्क्ड इफ आई कोड लैंड हिम सम मनी, इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से चीज़, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग एंड दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। यहाँ फिर इसको एक दूसरे तरीके से कहा गया है, कही गई है इसी बात को, या कहा गया है यही इसी बात को। We can use whether as the WH word in a WH clause. क्लॉज होते हैं और उन क्लॉज में एक WH क्लॉज होता है। WH क्लॉज का मतलब है जो सेंटेंसेस या वो क्लॉज जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम WH क्लॉज कहते हैं। तो WH we can use whether और वेदर एज द WH वर्ड। WH वर्ड के रूप में वेदर को हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ? इन अ WH क्लॉज व्हेन वी want to indicate that something is possible। जब हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल है, यानी कोई चीज़ संभावित है, कोई प्लान या जो बात हम कह रहे हैं वह संभावित है, ऐसा हो सकता है, ये बात जब हम कहना चाहते हैं या इस तरफ हम इशारा करना चाहते हैं, तब हम WH क्लॉज में वेदर को WH वर्ड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। WH क्लॉज में वेदर को WH वर्ड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हो कि कोई बात है वो संभावित हो सकती है, इज़ पॉसिबल, बट दैट अदर थिंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन उसी के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि यह बात तो पॉसिबल हो सकती है, संभव हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये दूसरी चीज़ें हैं ये भी संभव हो सकती हैं। जब हम यह कहना चाहते हैं वेयर वी वांट टू से दैट द अदर थिंग्स आर पॉसिबल, तो हम इन सेंटेंसेस में वेदर लगा करके हम सेंटेंस को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 का ये 3.1 एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है। ही कुडंट रिमेंबर, यानी वह याद नहीं कर सका, ही कुडंट रिमेंबर वेदर ही हैड टर्न्ड द कंप्यूटर ऑफ और नॉट। तो वह याद नहीं कर सका कि वह कंप्यूटर ऑफ कर चुका था या कर दिया था या नहीं
कर दिया था। He couldn't remember whether his friend had returned his money or not, or returned him his money or not. He couldn't understand whether he had received the answer or he had got the answer or he hadn't or he had not. So इस तरह से if और whether का यूज़ कर सकते हैं। अगर यह समझ में आया और इसने आपके क्यूरियोसिटी को शांत किया then it is okay, and अगर अभी कुछ इसमें समझना बाकी रह गया है तो पहले इस एक्सरसाइज को मतलब इस चीज़ को समझिए, करिए, एंड स्टिल और इसके बाद भी इसके विषय में आप कुछ और जानना चाहते हैं, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू टेल मी. आई शैल ऑल्सो अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सम अदर वे. थैंक यू. बाय बाय.